अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कोरोना वायरस के हमलों से पाकिस्तान का कोई भी तबका महफूज नहीं रहा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इतराफ से लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। बाज़ अरकान असम्बली कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। और नाजरीन, मुल्क में आज भी लॉकडाउन सख्त करने की या ना करने की बात हो रही है। और आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की किल्लत पर बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। काबीना अरकान का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फ़ायदा मिलने की बहाली के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोलियम की मसनूआत में रद्दोबदल का ऐलान किया था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये और मिट्टी की तेल की कीमत में 12 रुपये की कमी थी। आज 9 दिन हो गए हैं और लोगों का तेल की तलाश में अपना ही तेल निकला जा रहा है। इससे पहले 2015 में भी मुल्क में तेल की किल्लत हो गई थी। क्या इस खेल के पीछे हुकूमती नाअहली है या फिर ऑयल कंपनीज की ब्लैकमेलिंग है? लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से, इनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो भी कोरोना वबा में मुब्तला है। शाहिद साहब, सुना है कि आपका जो कोरोना से आप मुतासिर हुए हैं, आपके जो सिम्टम्स हैं या आप वो ज़्यादा जाहिर नहीं हो रहे हैं, और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी, शुरू में बुखार था, जिसके बाद मैंने टेस्ट करवाया था, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, जिस्म में कोई ऐसी दर्द नहीं है। तो अल्लाह करम करेगा जी। तो आसान नहीं है पाकिस्तान में सियासत करना, पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और अब सेल्फ आइसोलेशन। जी, सियासत करना हमेशा मुश्किल है। सियासत एक वाहिद काम है जहाँ बदनामी भी होती है, फिजिकली भी आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। और आप देखेंगे कि प्रोपोर्शनेटली सियासतदान ज्यादा कोरोना के शिकार होंगे, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आम आदमी तो हाँ या ना कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते, तो इसलिए ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो आप बदकिस्मती से काफी लोग बीमार हो चुके हैं, अल्लाह करम करेगा जी, दवाई कर सकते हैं। हमने आपको देखा कि आप बड़े केयरफुल थे, आप मास्क भी लगाते थे, मगर फिर हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब को अदालत में लाए तो वहाँ पे एक झमगट्टा सा हो गया और बिल्कुल SOP की आप समझें कि धज्जियाँ ही उड़ गईं। तो खुदा ना खास्ता कि आपको वहाँ से ये कोरोना वबा लगी। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सियासतदानों को ये कोरोना वबा ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये मुमकिन है, लेकिन ज्यादा जो मैंने मसला देखा वो अब ये हो गया है कि मास्क उस वक्त इफेक्टिव होता है अनलेस आप N95 का मास्क हर वक्त पहने रखें, जो मुमकिन नहीं होता। तो मास्क इफेक्टिव होता है जब दोनों अफराद ने पहना हो। तो मैंने उस दिन अदालत में भी देखा कि बहुत से लोग बगैर मास्क के थे। उसकी वजह से एक्सपोजर बढ़ जाता है, क्योंकि मास्क जो अगर आपने पहना वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो दूसरे शख्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये शायद उसी दिन का एक्सपोजर जो है, कुछ सड़कों पर, कुछ कोर्ट के अंदर, शायद उसी का नतीजा है। लेकिन बहरहाल एहतियात बड़ी लाजमी है, और मैं इस बात का सबसे पहले एतराफ़ करता हूँ कि अपनी गलती की वजह से, बेहतियाती की वजह से ये मामला होता है, इसकी कोई वजूहत नहीं है। नहीं, हम दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हों, और हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहते, मगर आपसे कुछ सियासी सवालात भी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ और आप सियासतदान हैं, तो कुछ सवाल सहाफ़त के ऊपर, सियासत के ऊपर तो ज़रूर होंगे। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कोई 7.5 घंटे ये मीटिंग रही है, और उसके ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा जोर रहा है। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि पेट्रोलियम की कीमत कम तो आई है मगर पेट्रोल ही गायब हो गया मार्केट से? जी, ये हुकूमत को पता करना चाहिए कि इसकी क्या वजूहत है, और ये मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पेट्रोलियम जो है इसको मॉनिटर किया जाता है कि कहाँ पर शिप्स हैं, कितने ऑर्डर हो चुके हैं, कितने नहीं आ रहे। इसमें यकीनन जो सप्लाई चेन की डिसरप्शन पॉसिबल होती है, हमारे ज़माने में भी हुआ था, और वो उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे आज वो फैक्टर नजर नहीं आते। तो इसलिए ये काबीना के लिए जरूरी है कि वो एग्जामिन करे, इस बात की तफ्तीश करे कि ये शॉर्टेज हुई कैसे है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज एक अहम खत लिखा है हुकूमत को, खासतौर पे पंजाब हुकूमत को, और उनको कहा है कि आप इंटरमिटिंग जो है लॉकडाउन करें, यानी कि 2 हफ्ते आप लॉकडाउन मुकम्मल कर दें। आपका क्या इसके ऊपर राय है? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो जाएगा? क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि जी ये मुमकिन नहीं है, इससे एक बहरान पैदा होगा, माशी बहरान मज़ीद गहरा होगा, और अब जबकि पूरी दुनिया लॉकडाउन को ज़्यादा नरम कर रही है, हम कैसे लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करते हैं? देखिए, कोरोना का मुकाबला लॉकडाउन के अलावा कोई तरीका नहीं है, और वो दुनिया के मुमालिक नरम कर रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन रेट्स कम हो गए हैं, स्टेबलाइज कर गए। हमारा तो इन्फेक्शन रेट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आप यकीन करें, मुझे आज खुद भी कोरोना है। 20 रमजान शरीफ को मैं किसी शख्स को नहीं जानता था जिसको कोरोना हुआ हो या उससे किसी की डेथ हुई हो। आप यकीन करें कि ये 20 दिन भी नहीं हुए इस बात को, और मैं सैकड़ों अफराद को जानता हूं पर्सनली जिनको कोरोना हो चुका है, और बहुत सी अमवात भी हो चुकी हैं। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। इसका मईशत से यकीनन ताल्लुक है, लेकिन अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे तो आपकी मईशत ज्यादा इफेक्ट होगी, ये बात भी याद रखें। तो आप समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए 2 हफ्ते के लिए पंजाब में? जी, 2 हफ्ते के लॉकडाउन आपको करने पड़ेंगे। 2 हफ्ते के बाद आप रिजल्ट्स देख लें, क्योंकि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते होता है, उसमें ये कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोग आखिरी दिनों में इफेक्ट होंगे वो रहेंगे, फिर शायद आपको 2 हफ्ते और करना पड़े, फिर 2 हफ्ते और करना पड़े। 6 हफ्ते का मैक्सिमम पीरियड है। ये कड़वा घूंट अगर आप भर लें तो आप इस वायरस से का मुकाबला कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मईशत तो खैर पहले ही हम तबाह कर चुकी है ये हुकूमत। अब ये अवाम की सेहत से खेल रहे हैं, और यकीनन जो 6 हफ्ते हैं ये गर्मियों का दिन है, वैसे भी बहुत से कारोबार बंद होते हैं, तो इसमें आप टारगेट करके जो लोग सस्टेन नहीं कर सकते, जिनको जरूरत है, और वो डेटा हुकूमत के पास है, उनको इमदाद दें और 6 हफ्ते में इस कोरोना वायरस को खत्म करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लॉकडाउन को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने पहले लॉकडाउन किया था उसके अंदर कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी, कि एक जगह था दूसरी जगह नहीं था। लॉकडाउन इफेक्टिव होता है जब मुकम्मल तौर पर हो और पूरे इलाके के अंदर हो। उसके बाद आप टारगेटेड लॉकडाउन कर सकते हैं कि जहां भी कोरोना निकलेगा वहां कर लें, लेकिन इनिशियली आपको 2 हफ्ते या फिर उसके बाद 2 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते मैक्सिमम 6 हफ्ते का बड़ा इफेक्टिव और एग्रेसिव लॉकडाउन आपको करना पड़ेगा। शाहिद साहब, चूंकि आप वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, अब हमने देखा है और एक ट्रेंड भी ट्विटर के ऊपर 2 या 3 दिन से चल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके पास वो वसाइल ही नहीं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन अपनी जारी रख सकें। बहुत से ऐसे इलाके हैं साबिक फाटा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पे इंटरनेट की फराहमी हासिल ही नहीं वो कर पाते, और वहाँ पे एक समझ लें मोनोपोली है SCO की, कुछ कंपनीज़ की। तो इसकी क्या वजह है? क्या आप लोग भी अपने दौर के अंदर इस मामले को हल नहीं कर पाए, और अब जबकि तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है और वो सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए ही लोग हासिल कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जितना हमारे ज़माने में इस पर काम हुआ, और आप यकीन करें कि अभी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 3G और 4G नहीं आई थी, लेकिन फाटा और बलूचिस्तान और सिंध के जो दूर दराज इलाके थे वहां चली गई थी। इसका एक फंड था, उसको USF कहते थे। वो फंड जो था वो इसी मकसद के लिए था कि आप ये जहां पर कमर्शियली वायबल नहीं है 3G और 4G, वहां पर ये मुहैया कर सकें। तो आज भी इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, आज भी कोशिश करके किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना का इशू तो रहेगा। या तो आप कोरोना के इशू को कंट्रोल कर लें, उससे आप लोगों को तालीम के जो फैसिलिटीज हैं, वह जो इदारे हैं उनको ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो होता है तो यही एक तरीका है आपके पास। तो लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में ये फैसिलिटीज मौजूद हैं। आज भी जहां पर नहीं है वहां पर बड़े कम अरसे में मुहैया की जा सकती है, एक मुश्किल काम नहीं है। मगर ये एक अहम इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर आपने हमें अपने प्रोग्राम में जो है वक्त दिया, और
तमाम लोग आपको देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आपकी इस वक्त तबीयत कैसी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम आपको नेशनल असेंबली में वापस देखेंगे। नाजरीन, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब मोईद यूसुफ। उनसे बहुत सारी बातें पूछनी है, जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं उसके हवाले से हमने बात करनी है, और जो पाक अफगान अमूर के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अफगानिस्तान के अंदर थे, वहाँ पे क्या पेशरफ्त हुई है उसके बारे में हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे बैरूने मुल्क फंसे हुए उन पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान इनको वापस आने की इजाज़त देता है और क्वारंटीन में रखे बगैर इनको लोगों से मिलने की इजाज़त देता है या अपने घर जाने की इजाज़त देता है, तो इससे कोरोना वायरस के मज़ीद फैलने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इनकी वापसी के लिए क्या मज़ीद इक़दामात किए हैं, चूँकि वो भी यकीनन मुल्क वापस आना चाहते हैं, और एयरपोर्ट्स पर SOPs का ख्याल कैसे रखा जाएगा, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न हैं। इनके साथ हैं हम अफ़गान अमन के हवाले से भी बात करेंगे। आज काबुल में एक अहम पेशरफ्त हुई है। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद 7 जून को एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे। यहाँ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने जारी एक बयान में कहा कि दोनों ने अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से जो है मुज़ाकरात किए। और आज नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सदर अशरफ गनी और उनके काउंटर पार्ट अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरे पर DG ISI भी मौजूद थे। लेकिन पहले बात करेंगे बैरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की। बहुत बहुत शुक्रिया मोईद हमें ज्वाइन करने का। अब बहुत सारे लोग वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। नेशनल असेंबली के मुताबिक मुराद सईद जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस हैं, उनका ये कहना है कि 1,20,000 पाकिस्तानी अभी तक बैरूने मुल्क फंसे हुए हैं। तो इनको वापस लाने के लिए क्या इंतजाम किए जाए? आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि लोग आएंगे और वबा का फैलाव का जरिया बनेंगे। देखिए, पहले दिन से हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तानियों को वापस लाना ये उन पाकिस्तानियों का हक है। ये हम उन पे कोई फेवर नहीं कर रहे, कोई रहम नहीं कर रहे। मुझे बड़ा अफसोस है कि बात हो रही है, मीडिया में भी हो रही है, बड़े जो हैं रिस्पॉन्सिबल लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जी वो आएंगे और यहाँ पे पता नहीं। देखिए, बात यह है कि हमने इतने मुश्किल फैसले किए हैं बहैसियत एक कौम। कता कलामी माफ मोईद साहब, बात असल में ये नहीं हो रही कि उनको वापस लाया जाए कि नहीं लाया जाए, ये बात हो रही है कि क्या उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से पहले भी लोगों को क्वारंटीन में रखा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज आपके मुल्क में 94% लोकल ट्रांसमिशन है। सिर्फ 6% जो है वो लोकल नहीं है, और उसमें भी सारे एयर ट्रैवलर्स नहीं है। तो जिस मंतक से हमने वो बंद किया था, हर शख्स को टेस्ट करना शुरू किया था, कोई डेटा नहीं था, पता नहीं था कहां से लोग किस तरह का वबा जो है वो लेके आएंगे। आज हमारे पास 4 अप्रैल से लेके आज तक 2 महीने और 5 दिन का मुकम्मल हर जहाज का डेटा है, और हमें यह मालूम है कि द डिजीज ट्रांसमिशन हैज शिफ्टेड टू 94% लोकल। ओके मोहित साहब, नाउ अलाउ मी, बिकॉज वक्त की किल्लत होती है, आप भी मीडिया को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपसे बहुत सारे सवाल आते हैं अफगानिस्तान के ऊपर भी आपसे सवाल करने। सवाल ये है कि ये सब चीज़ें अखबार में छप चुकी हैं, ये बात भी हो चुकी है, मगर अगर आप न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल देखें तो उनकी इकॉनमी जो है वो टूरिज़म पे ज़िंदा है, मगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम 2 हफ्ते तक उन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करेंगे जो न्यूजीलैंड से बाहर आ रहे हैं। सवाल इस पे नहीं हो रहा कि क्या आपको उनको वापस कर रहे हैं होटल्स के अंदर, मुख्तलिफ होटल्स के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि वो क्वारंटीन करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक बड़ा ही खतरनाक स्ट्रेन बाहर से आ जाता है और वो वबा पाकिस्तान में फैल जाती है तो लोग उस हवाले से खौफजदा हैं। अब कोई मंतक नहीं है कि आप 3-4% जो ट्रांसमिशन वाले लोग हैं उनको आप हर शख्स को टेस्ट करें।
सिम्टोमेटिक को आपको फिर भी टेस्ट करना है, आपको लोगों को होम क्वारंटीन फिर भी करना है। और ये जो अब न्यूजीलैंड का कह रही, मैंने आपसे पूछा इसलिए था कि ये एक मुल्क है जिसने अपने केसेस बिल्कुल जीरो पे ले आया, वापस नहीं ले जाना चाहता। दुनिया के 99% मुल्क या टेस्ट ही नहीं करते या चलिए इस बात से आगे बढ़ते हैं मोहित साहब, इस बात से आगे बढ़ते हैं। अब 1,20,000 पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू मुराद सईद साहब, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, मुल्क से बाहर हैं। और आज ख्वाजा आशिफ साहब ने, बल्कि कल उन्होंने ये बयान भी दिया, उन्होंने कहा 70,000 पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ UAE से वापस आना चाहते हैं। और वहाँ पे जो काउंसलेट है, पाकिस्तान काउंसलेट दुबई, उधर भी बैठे हुए हैं। तो अब इनको कैसे वापस लाया जाएगा, कितनी जल्द वापस लाया जाएगा? और इसके लिए ये भी सजेस्ट किया गया है कि आप फौज की मदद लें और उनके जो हवाई जहाज़ हैं, उनके पास काफ़ी वसाइल भी हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए और उनको वापस लाया जाए। देखिए, the first thing I have to clarify to you is every decision is data driven और सारे प्रोविंसेस और विफाक मिल के फैसला करते हैं। तो तमाम प्रोविंसेस भी वही चाह रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, जहां मर्जी जिसकी हुकूमत है। दूसरी बात सुन ले कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो बिल्कुल हम मैनेज करके लाएंगे कि वो वबा का फैलाव का जरिया ना बने, बट प्लीज डोंट स्टिग्मेटाइज देम। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है जो आप पूछ रही हैं कितनी जल्दी आ सकेंगे, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं कि जब हम लिबरलाइज्ड पॉलिसी पे जाएंगे, विच इज इन वेरी 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 सून, तो फिर हम 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर तमाम आने वाले पाकिस्तानियों को वापस ला चुके होंगे। सो ऑल इज इन ऑर्डर। सिर्फ ये है कि इसमें पॉलिटिकल डिमेंशन कोई नहीं है। हमने हेल्थ पर्सपेक्टिव और तो लेट मी गेट दिस राइट, ये जो 1,50,000 पाकिस्तानी बाहर हैं, आप कह रहे हैं कि जो अगले 2 हफ्ते हैं उसके अंदर उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस पाकिस्तान आप ले आएंगे? 2 हफ्ते नहीं, 2 से 3 हफ्तों में ये जो वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू जो अभी है, बेस्ड ऑन इंशाल्लाह जो नई पॉलिसी हम ला रहे हैं। अभी हम सूबों से मुशावरत कर रहे हैं, जैसे ही कंसेंसस पे हम पहुंचते हैं वो हम पॉलिसी लाएंगे और उससे वॉल्यूम जो है मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। तो ये जो नंबर्स है, पहले तो जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं 70,000 वाला, दैट्स नॉट द नंबर इन UAE, बट एनीवेज वो लोग हम 2 से 3 हफ्ते में इंशाल्लाह। What is the number in UAE? देखिए, ये नंबर की बहस में इसलिए नहीं इसमें जाना चाहता कि द नंबर चेंजेस एवरी डे, और कैटेगरी ऑफ नंबर जो है वो फर्क है। स्टैंडर्ड नंबर इससे बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल विशिंग टू कम बैक नंबर जो है वो ज्यादा है। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रैंडेड लोगों पे, जिन्होंने वापस आना है, पहले उनकी प्रायोरिटी रही है। जिसने वैसे मर्जी से आना है, छुट्टी पे आना है, वो तो आपका नंबर जो है 10 लाख हो सकता है। अभी हमारा फोकस है जो एक्चुअल लोग गए हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, वीजे पे हैं, उनको वापस ला रहे हैं। तो जो एक मुराद सईद ने बयान दिया है, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ने, कि तकरीबन 1,20,000 हैं, ये लगभग आपकी नज़र में ठीक है? देखिए, 1,10,000 के करीब नंबर फेवर करता है, 10 हो जाता है, 15, वो डिपेंड करता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स शामिल नहीं है। व्हेन यू ऐड द स्टूडेंट्स, जिनको हमने इनिशियल स्टैंडर्ड कैटेगरी में ऑन ब्लॉक नहीं डाला था, वो नंबर 2 लाख से भी ऊपर चला जाता है। ठीक। अच्छा, ये बताइए मोहित यूसुफ साहब के जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, कोई आपके पास कोई अंदाज़ा? मैं हमेशा आपसे ये पूछती हूँ, ये कब फिर से बहाल होंगी, जो एक तरीके से मामूल की फ्लाइट? ओवरऑल टोटल ओपनिंग जी, देखिए, आउटबाउंड तो हमने टोटली ओपन कर दी, वो तो आपके सामने है। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हम फेजेस में चल रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूं। जो इनबाउंड है वो अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत जल्द वो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन पे चली जाएगी। लेकिन टोटल कमर्शियल ओपनिंग 100% वॉल्यूम, आई थिंक अभी इसमें कुछ टाइम है। और जो इन हाउस या आप समझ लें जो अंदरूनी मुल्क फ़्लाइट्स हैं, उस हवाले से भी एक मामूल की तरफ फ़्लाइट्स नहीं चल रही, अभी भी लिमिटेड आपकी जो है वो मूवमेंट है। तो उस हवाले से आप कब फैसला करेंगे? क्या ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ मुंसलिक होगा? नहीं, वो एविएशन डिवीजन उसको एज पर नॉर्मल मैनेज करेगी। वो एनसीओसी का आई एम नॉट डीलिंग विद दैट, तो मैं आपको कोई गलत बात नहीं कहना चाहता। आई थिंक अभी 50% पे तो शायद हम चले गए, लेकिन वो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो नंबर क्या है।
ठीक है मोईद यूसुफ साहब, इधर हमने एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद नाजरीन हम बात करेंगे पाक अफगान अमूर के हवाले से, इसलिए चूँकि आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगानिस्तान के अंदर अब्दुल्ला और सदर अशरफ गनी से। उस हवाले से पूछेंगे मोईद यूसुफ से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा हुआ है, काबुल पहुंचे हैं जहां उन्होंने सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात की है और इस दौरे पर DGISI भी उनके साथ मौजूद थे। मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोईद साहब, आज आपका खासा एक लंबी बैठक हुई है कैबिनेट के अंदर और आपने मुझे पहले ही इशारा कर दिया है कि उसके बारे में आप ज़्यादा बता नहीं सकते, मगर चलें अफ़गान अमूर पे ही बात कर लेते हैं। आज जो मीटिंग हुई है अब्दुल्ला के साथ और अशरफ गनी साहब के साथ, ये जो ज़ल्मे खलीज़ाद हैं उनके दौरे के बाद हुई है। 7 जून को वो यहाँ पे आए और उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, तो उस दौरे के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि हम उनके और मज़ीद क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान से? अच्छा, पहले तो मुझे जस्ट टू क्लैरिफाई, कैबिनेट का आप मेरे से ऑफलाइन पूछ रही थी। देखिए, कैबिनेट की डिस्कशंस आर एज यू नो प्रिविलेज्ड और कॉन्फिडेंशियल। एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू बी द वन रिलीजिंग एनी इन्फॉर्मेशन। आई हैव कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसको मुझे फॉलो करना है। आप लोगों के पास खबरें पहुंच जाती हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। देखिए, जहाँ तक सवाल है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह रहा है कि हमें ये जो अफ़गानिस्तान में अमन का सिलसिला है, जो कोशिशें हैं, जो पीस प्रोसेस है, उसको फास्ट ट्रैक करना है। उस पर पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली कोशिशें भी करता रहा है और आपको ये भी मालूम है कि कतर में बहुत सी मुलाकातें हुई, जो अमेरिकन वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान में जब ज़ालिम खलीलज़ाद साहब रेगुलरली आते हैं और फिर जाहिर बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लीडरशिप का जो कनेक्शन है वो शायद उतनी फिजिकल नेचर उसका उतना नहीं होता और कोविड की वजह से और भी रुक गया। तो बुनियादी मकसद तो बिल्कुल सिंपल है कि जितनी जल्दी इंट्रा अफगान डायलॉग की तरफ जाया जाए उतना अच्छा है और ये उसी की कड़ी है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। पहले भी मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई। सो पाकिस्तान अपना जहां पे जरूरत पड़ती है, जहां ये नजर आता है कि आप बैठ के बात करेंगे तो बैठ के बात है, फोन पे है तो फोन पे है, अमेरिका से है मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कत्ता कलामी मोईद साहब, क्योंकि जो UN रिपोर्ट आई है हाल ही में वो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इस हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अफ़गानिस्तान हमेशा ये इल्ज़ामात लगाता है कि पाकिस्तान तालिबान को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है और चूँकि ख़ुद कमर जावेद बाजवा साहब उधर गए और जब ज़ल्मी खलीलज़ाद साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कमर जावेद बाजवा से ही मुलाकात की। तो ये मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि क्या तालिबान से को फैसिलिटेट करने में हमारा और क्या रोल हो सकता है, इसलिए चूँकि हमने मुल्ला बरादर को तो डिलीवर किया, इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पहले तो UN रिपोर्ट पे इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने ठीक निशानदेही की है और यही बात हम बार बार कहते हैं और मैं फिर से बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि एक तरफ पाकिस्तान से सपोर्ट मांगते रहे, पाकिस्तान सपोर्ट देता रहे और उसके बाद आपकी रिपोर्ट आए, आपकी बात आए, कभी अमेरिका की कभी इधर, और उसमें अभी भी 10 साल पुराना जब मैं अमेरिका में होता था तब ये नैरेटिव बना था, कभी कोई उसका लफ्ज डबल गेम ये वो, कहां से कहां बात पहुंच गई, तब भी गलत था। आज तो आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बगैर मामलात आगे यहां तक नहीं आ सकते थे। फिर जो रिपोर्ट है वो ऐसे लगता है 2010 की लिखी है किसी ने। सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट और हम इस पे ऑब्जेक्ट भी करते हैं जहां करना होता है। ऑफिशियली आपने इसके पर रिस्पांस नहीं दिया? नहीं, मैं देने लगा हूं, मैं तो पहले उसको क्लियर कर रहा था। जहां तक आपकी बात है कि पाकिस्तान और क्या कर सकता है, देखिए हमारा मौक़िफ़ इसमें यह है कि पाकिस्तान का रोल जो पाकिस्तान से मांगा गया, जो पाकिस्तान ने प्ले किया, वो ये था कि फैसिलिटेट किया जाए प्रोसेस को कि इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो जाए। जब अफगान कुव्वतें आपस में बैठ जाएंगी, हुकूमत है, तालिबान है, कोई और है, जितने भी हैं, उसके बाद ये काम अफगान कुव्वतों का है कि वो मिलके जो भी अपने मुल्क के लिए फैसला करना चाहे, जिसको सदर, हुकूमत, इंटरम, फुल टर्म,
फिर पाकिस्तान से ये पूछना जायज नहीं रहेगा कि और आप क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। हमारा काम फैसिलिटेट करना था, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, कर चुके हैं। जब भी डायलॉग शुरू होगा, इंशाल्लाह अगला फेज शुरू होगा, इट इज ओवर टू द अफगान्स टू डिसाइड कि वो अपने मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही थी मोहित साहब कि मुल्ला बरादर को डिलीवर करने के अलावा हमने कौन से, अगर आप देखते हैं, चूंकि आप पाक अफगान अमूर को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, कि मुल्ला बरादर को डिलीवर करने के अलावा पाकिस्तान ने और क्या काविशें की हैं? क्या बात कर रही हैं, डिलीवर वाला तो मामला दिया नहीं, ये तो एक अलग बहस है। पाकिस्तान का फैसिलिटेटिंग रोल टू गेट पार्टीज इन द सेम रूम, मीटिंग पे मीटिंग, जितना टाइम हमारे हाई ऑफिशियल्स का अफगानिस्तान में लगा है, मेरा ख्याल शायद अफगान हुकूमत का भी ना लगता हो। ये मैं हमेशा अमरीकनों को बात समझाता था वहां भी और इस ओहदे के बाद भी, कि आप कहते हैं पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा, अगर एक टॉप मोस्ट लीडर दिन में आधा घंटा अफगानिस्तान पे गुजार रहा है, घंटा अफगानिस्तान पे गुजार रहा है, इतना तो हमारे पास अपने मसाइल के लिए टाइम नहीं होता। तो हमने तो दिन रात एक किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है, कोई नहीं कह सकता हमने नहीं किया। अगले फेज में ये कोई ना हमें पूछे कि जी आप गारंटी करें, अब ये अफगानिस्तान ने खुद बैठ के अपना फैसला करना है। मोहित यूसुफ साहब, इसकी क्या कोई वजह है कि जब ज़ल्मे खलीलज़ाद यहाँ पे आए और यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं, तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात नहीं की इस अहम मौजू के ऊपर? क्यों जी, वज़ीर आज़म साहब हमारे क्यों मुलाकात करें, उनके हम मनसब तो नहीं है वो। ये तो हमारी पुरानी आदतें हैं दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ। ये भी मैं आपको अपना पर्सनल व्यूज पे दे देता हूँ, मैं सिस्टम का नहीं देता। आई ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड इट क्वाइट एम्बैरेसिंग कि मैं देखता था कि हमारे ऑफिशियल्स आते हैं और अपने हम मनसब क्या उसके 4 गुना नीचे से आराम से मिल लेते हैं। क्यों? पाकिस्तान का वजीर आजम जो है तो वो अपने हम मनसब मिलेगा जब जरूरत पड़ेगी, जब इंटरेस्ट होगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद है, उनके हम मनसब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब सुने ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जहां पे पाकिस्तान का फायदा होगा, जरूरत होगी, हमें नजर आएगा, हमारा इंटरेस्ट है, तो हम हर एक से मिलने को तैयार हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज समबडी फ्रॉम द आउटसाइड हैज कम और हमें आदत यह है कि हम एक रेड कार्पेट बिछा दें, वो अब ना होना चाहिए, ना होगा। कम से कम मेरी जब एडवाइस ली जाएगी, मेरी एडवाइस इसमें कैटेगोरिकल है, जहां हमें जरूरत है देयर इज नो ईगो, नो मनसब। जहां जरूरत नहीं है वहां एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, दुनिया की मनसब पे मुलाकात होगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब आए, आर्मी चीफ से मिले। क्यों मिले? क्योंकि जो पेशरफ्त हो रही है उसमें एक रोल है हमारी मिलिट्री का, कोई ढका छुपा रोल नहीं है। वजीर आजम ने डेलीगेट किया है कुछ रोल, वो जहां जरूरत पड़ेगी मुलाकात होगी। जहां पे जरूरत होती है, पहले वजीर खारजा से आके मिलते थे, इस दफा टॉपिक ऐसा नहीं था, जो जरूरत थी वो वहां थी, वो हो गई, उसके बाद आगे उसकी पेशरफ्त हुई। आई गेट योर पॉइंट। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि वजीरिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है फिर से शुरू हो गया। स्वात के अंदर भी हमने एक सहाफ़ी की टारगेट किलिंग देखी। एक फिर से एक आप समझ लें एटमॉस्फेयर बन रहा है और ये भी लिखा जा रहा है कि मिलिटेंसी इज़ ऑन द राइज। क्या हम इन इलाकों के अंदर जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, तालिबान हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मुझे पहली तो बात है, बिल्कुल डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो ना होने के बराबर था, थोड़ा सा उठा है। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बात लोग कहते थे और करते थे और फिर मेरे जैसे लोग भी उस वक्त एनालिसिस करते थे। ये लोकल वाला जो मामला है इसको रिविजिट कर लें। इस वक्त रीजन में ऐसी ताकतें हैं जिनको ये नजर आ रहा है कि वो बॉक्स इन हो गई हैं अपनी गलतियों की वजह से, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि पहली दफा है कि उनकी इंटरनेशनली भी सरजरिश हो रही है, होती जा रही है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का स्टांस दुनिया तस्लीम कर रही है बहुत से रीजनल इश्यूज पे। तो ये लोकल वाला वर्ड निकाल दे, उसके अलावा ये ट्रेंड डिस्टर्बिंग है। लेकिन जब कोई ताकत खुद कहती है, जी कता कलामी माफ, आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक तरीके से वेव उठी है ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड तालिबान की है? इसमें से लास्ट वर्ड भी निकाल दें, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, देयर इज नो डाउट कि इसमें एक्सटर्नल एक्टर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको भी पता है वो कर रहे हैं।
हमें भी मालूम है, और इसलिए इसको कंट्रोल करना इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो भी ये कोशिश करते रहेंगे। उनको अब नजर आ गया है कि वो फंस रहे हैं, जो मर्जी दुनिया को कहते रहे, जब एक ताकत, जब कोई दूसरा ये खुद कहता है कि मैं आपको डिस्टेबलाइज करना चाहता हूं, तो फिर इसमें 2+2 भी ऐड कर ले, मुझे कोई इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। इट इज डिस्टर्बिंग, बट हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस विजिलेंट हैं और देख रहे हैं। आई गेट योर पॉइंट। अब एक तवक्को थी खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की और फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट की, कि जब आप इनको जम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वहाँ पे जो पुलिस का निज़ाम है फिर से बहाल होगा, मगर हमने देखा कि फिर से जिरगे बैठे और उन्होंने इस किस्म के फैसले भी दिए कि फ़लाने के घर को आप गिरा दें। तो ये क्या वजह है कि जब वहाँ पे जाके लोकल्स कहते हैं कि आप पुलिस से रेड करवाएं, तो वहाँ पे उनको मना किया जाता है, उनकी एक तरीके से उनको सज़ा दी जाती है। क्यों नहीं वहाँ पे मामूल की ज़िंदगी आप लोग फिर से बहाल कर पाए? देखिए, पहली बात तो अगेन आई एम वेरी केयरफुल, जो चीज़ मेरे डोमेन में नहीं है मैं उस पर नहीं सेकंड गेस करना चाहता। ये सब्जेक्ट अल्टीमेटली पुलिस का भी प्रोविंशियल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि ये जो हमारी अर्स्टवाइल फाटा है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन पे मुकम्मल और मैक्सिमम फोकस है, इसीलिए कि ये चीज़ें कहीं तसलसल चलता ना जाए, कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक करना चाहते हैं, या जो मसाइल थे जो निशानदेही खुद लोकल्स ने की हुई है, खुद केपी की हुकूमत ने की हुई है, फाटा के जो अर्सवाइल फाटा के लोगों ने की हुई है, वो चीज़ें ठीक हों। अब इसमें बहुत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये ओवरनाइट जो है 100% ठीक नहीं होगा, मसाइल हैं भी, लेकिन इंतजामिया को भी मालूम है ये एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इनकी इंटीग्रेशन। दैट्स एज फार एज आई विल गो। बाकी पर्टिकुलर्स पे मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी और की डोमेन में जाके बात जी। ये आपने अच्छा बताया कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, मगर जो हमारे पास इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो टेम्प्रेरी डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं उसके लिए ख़ास एक रकम जो है वो मुख्तस की गई थी और फिर उसको डाइवर्ट कर दिया गया और उसको सिक्योरिटी बजट में डाल दिया गया। तो इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन आया है और अब जो है वो सिर्फ 17 बिलियन रुपीस जो है टेम्प्रेरी डिस्प्लेस पर्सन्स उस इलाके के लोगों को मुख्तस किए गए हैं और बाकी सारा जो है वो सिक्योरिटी बजट में डाल दिया गया है, जो अब 53 बिलियन जो है रुपीस 53 बिलियन की रकम है। क्या वजह है कि टेम्प्रेरी डिस्प्लेस पर्सन्स से जो बजट है या जो फंडिंग है वो आपने सिक्योरिटी के उसमें डाल दिया, इसलिए चूंकि पाकिस्तान पीटीआई की भी मंशूर में था। जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये स्ट्रेट ट्रांसफर इस तरह नहीं है कि आपने यहाँ से उठाए पैसे उधर चले गए। सेंट्रल सिक्योरिटी बजट, सेंट्रल नेशनल अखबार में सारी छपी हुई खबरें हैं और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं आया या कोई इसके ऊपर कोई आप समझ लें तरदीद नहीं आई। अगर आप मुझे इजाज़त दें, देखिए प्लीज़, मैं वो आप वी डू प्रोग्राम्स टुगेदर, मैं बैक एंड फोर्थ में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। हमारा जो सेंट्रल सिक्योरिटी बजट है, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू इज़ एक्सट्रीमली ओवरस्ट्रेच्ड राइट नाउ, डोमेस्टिकली भी। बाकी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरनल एफर्ट्स जो कर रही हैं, उसके बाद आपको रीजनल इश्यूज भी मालूम हैं, लेकिन ये इंटरनली डिस्प्लेस का एक वेक्टर ट्रांसफर जो है, ये किसी भी चीज़ का इस तरह इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता। आईडीपीज से निकल के क्यों गया और आईडीपीज जो मैनेजमेंट है उसके बाद प्रोविंस ने क्या किया, अगेन इट वोंट बी राइट फॉर मी टू कमेंट। तो ये आपको सवाल उधर ले जाना पड़ेगा हु आर इन चार्ज। आई वोंट कमेंट ऑन समबडी एल्सेस डोमेन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोईद यूसुफ साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया और पिछली दफ़ा जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपने शिरकत की थी, तो आपने कहा था कि बांग्लादेश में जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं हम उनको जल्द वापस पाकिस्तान बुला लेंगे और आपने यकीनन ये किया और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं। उन्होंने हमारे ज़रिए आप कहा है कि आपका हम शुक्रिया अदा करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के दुनिया भर में फंसे हुए हैं उनको भी आप उसी तरीके से वापस ले आएंगे। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।